मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। कहीं अतिवृष्टि हो जा रही है तो कहीं अनावृष्टि। हमारी पृथ्वी के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जलवायु परिवर्तन के कारण कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं? कैसे जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से हम निजात पा सकते हैं? और हमारी जो संस्कृति है, क्या उससे इसका समाधान निकलता है? इन तमाम पहलुओं पर हम आज के सरोकार में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत की संस्कृति प्राचीन काल से ही प्रकृति से जुड़ी हुई है। हमारे तीज त्योहार भी प्रकृति की आराधना करने की सीख देते हैं। चाहे वो प्राकृतिक पर्व छठ का त्योहार हो या फिर मकर संक्रांति, होली, सरहुल और वट सावित्री जैसे त्योहार, ये सभी कहीं न कहीं ऋतुओं, सूर्य, जल, मिट्टी और पेड़ों से हमारे जुड़ाव और आस्था को दर्शाते हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन और इन दिनों की हमारी बदलती जीवन शैली ने धरती माता को खतरे में ला खड़ा किया है। आज प्रकृति संकट में है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं अनावृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कभी नदियां अपना रौद्र रूप दिखा जल प्रलय ला रही हैं, तो कभी जल संकट से पीने के पानी के लिए भी त्राहिमाम मचा है। इन सबसे मनुष्य ही नहीं, जैव विविधता भी संकट में है और संकट में है हमारी पृथ्वी। केंद्र और राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय हरित ऊर्जा मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और लाइफ मिशन के जरिए टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक पेड़ माँ के नाम, नमामि गंगे जैसी पहलें भावनात्मक जुड़ाव के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। जल शक्ति अभियान, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों से जन जन को जोड़ा गया है। बिहार में जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, पर यह सब अकेले सरकार के बस की बात नहीं है। इसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ आना होगा, पर्यावरण को संजोने का प्रण लेना होगा, अपने परिवेश को हरित परिवेश बनाना होगा, कार्बन फुटप्रिंट को घटाना होगा। तभी हमारी पृथ्वी फिर से मुस्कुरा उठेगी और मुस्कुरा उठेगा हमारा जीवन। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित है। तो संकट में है हमारी धरती, संकट में हमारी पृथ्वी है और संकट में हम सभी हैं। आखिर इस संकट का निदान कैसे संभव है? कैसे हम जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या से का निदान ढूंढ पाए? कैसे इस समस्या से निजात पा पाए? इस पर व्यापक चर्चा करेंगे आज हम सरोकार के इस खास अंक में। सबसे पहले हम अपने जो अतिथि हैं, हमारे विशेषज्ञ अतिथियों से आपका परिचय करवाते थे। मेरे ठीक दाहिनी ओर मौजूद हैं नवीन कुमार जी। नवीन कुमार जी मौसम वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत नवीन जी आपका। और नवीन कुमार जी के ठीक बगल में मौजूद हैं रोहित कुमार सिंह जी। रोहित कुमार सिंह जी समाज सेवी हैं, लगातार इनका लंबा अनुभव रहा है क्लाइमेट चेंज पर भी। और उनके ठीक बगल में हैं वरिष्ठ पत्रकार मगनदेव नारायण सिंह जी। मगनदेव नारायण सिंह जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। तो जैसा कि हमने बताया कि पूरी धरती जो है आज कहीं ना कहीं पूरी दुनिया वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है और व्यापक असर जलवायु परिवर्तन के देखे जा रहे हैं। इसका निदान क्या है? कैसे हम जलवायु परिवर्तन के संकट का समाधान निकाल सकते हैं? क्या भारतीय परिवेश और भारतीय जो संस्कृति रही है, क्या इससे कोई रास्ता दिखता है? क्या कोई रोशनी की किरण दिखती है? इन तमाम पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नवीन कुमार सिंह जी के पास। नवीन कुमार जी, हम ये जानेंगे कि जो आखिर जलवायु परिवर्तन की जब बात होती है, आप बड़े वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जलवायु परिवर्तन आखिर होता क्या है? हाँ देखिए, बहुत आपका सवाल बहुत अच्छा है। हम चर्चा जलवायु परिवर्तन की करते हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या आम लोगों के लिए भी जलवायु परिवर्तन हमारे जलवायु में आने वाला वो परिवर्तन है जो मानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु में देखा जाता है, और जो नैसर्गिक जो नेचुरल कारण है उसके कारण भी जलवायु में एक परिवर्तन, यानी मानवीय गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। तो वो नहीं, बल्कि जो मानवीय गतिविधियों से ये परिवर्तन होता है। जैसे हम ये ऊर्जा का उपयोग करते हैं और कई सारे जो गैसेस हैं वो आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करते हैं, तो उसके कारण देखा गया है कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करने से, जीवाश्म ईंधन जिसे कहते हैं हम, कि हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो नियर अर्थ टेम्परेचर है,
उसमें बढ़ोतरी देखी गई है और जिसके कारण कहते हैं पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो ये कारण एक प्रमुख कारण है जो हमारे जलवायु को असर करता है और ये जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं आप देख रहे हैं वो उभर के आती हैं। चलिए, तो लगातार पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है और कहीं न कहीं जो मानवीय आदतें बदली हैं वो बड़ी जिम्मेदार हैं इसके लिए। रोहित कुमार जी लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, रोहित कुमार जी से जानते हैं। रोहित जी, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि भाई जिस तरह से धरती का तापमान वो लगातार बढ़ रहा है, किस तरह से खतरे की घंटी है ये, और गाँव से आपका ताल्लुक रहा है, तो गाँव में क्या असर दिख रहा है जलवायु परिवर्तन का? क्योंकि पहले तो शहरों में असर दिख रहा था, लेकिन अब गाँव में क्या असर दिख रहा है? देखिए, शहर ही नहीं, अभी ग्रामीण स्तर पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर है। अभी बेमौसम बारिश, सुखाड़, बाढ़ की समस्या, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही वजह से है। आज के डेट में जो हम लोग देख रहे हैं, एक हाल के दिनों के 2-3 दिन पहले हम लोग चलते हैं, बेमौसम बारिश हुआ, किसानों की फसलें खेत में धरी की धरी रह गई। उसके बाद हम आ जाए, आजकल गांव में भी मतलब एसी लग रहा है, मतलब बड़े लेवल पे एसी लग रहा है। पहले उतनी गर्मी महसूस नहीं होती थी जितनी गर्मी अभी महसूस हो रही है, इन दिनों महसूस हो रही है। इससे सर प्रकृति को हम लोग को बहुत करीब आना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रकृति से जब तक हमारा जुड़ाव नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो प्रकृति से जो जुड़ाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रकृति के करीब आना पड़ेगा। रोहित कुमार जी ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही कि प्रकृति से हमें जुड़ना होगा। मगन देव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके साथ पास चलते हैं। मगन देव जी, क्या अभी हम लोग क्लाइमेट चेंज पे लगातार चर्चा कर रहे हैं भाई कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसमें, तो क्या लगता है, आप लगातार आप जुड़े रहे हैं, कई अखबारों में आपने काम किया, लगातार आप गाँव से भी जुड़े हुए हैं, शहरों से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के ऊपर नज़र आपकी रहती है, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ की जो अवधारणा है, तो क्या जलवायु परिवर्तन को भी मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ प्रस्तुत करे कि लोग सचेत हों? देखिए, इस समस्या को सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों ने समझा था जी। आप अगर चले जाइए तो हमारे सनातन जो परंपरा है उसमें ऋषि मुनियों ने वृक्ष का महत्व को समझा, नदी के महत्व को समझा, और उसने बताया पहाड़ के महत्व को समझा, गुफाओं के महत्व को भी समझा। तो हमारा जो ये आज जो मानव है इसका विकास तो जंगल में हुआ था, पर्वत पर हुआ था, गुफाओं में हुआ था, और एक साथ ये जानवरों के साथ भी रहे, पक्षियों के साथ भी रहे। तो ये समझे कि जानवरों का क्या महत्व है, पक्षियों का क्या महत्व है, और जंगल का क्या महत्व है। और उन ऋषि मुनियों ने अपने व्याख्या में चिकित्सा शास्त्र में भी जड़ी बूटी का उल्लेख किया। आज ये सब देखने को नहीं मिलता है। अथर्ववेद में भी ये उल्लेख है कि भाई पृथ्वी को माता बताया गया वहाँ पर, और हम जो शांति पाठ करते हैं वेदों में, माता इसलिए बताया गया कि पृथ्वी का संस्कृत में एक नाम धरती भी है, जो कहाँ से आया ये शब्द, धारती जह सह धरती, जो धारण करती है। तो हम जब जन्म लेते हैं अपनी माँ के पेट से, तो सबसे पहले हमको धारण कौन करती है? ये पृथ्वी करती है। इसलिए हम इस पृथ्वी को माता कहते हैं, धरती माता, और हम इसकी भी पूजा करते हैं। हमारे देखिए हिंदू धर्म में, जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं, एक्चुअली ये सनातन धर्म है। इसमें जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, पेड़ पौधा हैं, सबकी पूजा करने के बारे में कहा गया है। आज भी महिलाएं बट सावित्री में बट की पूजा करते हैं, बट वृक्ष की, आम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा की और हमारे यहाँ परंपरा थी कि आम का एक पल्लव भी अगर हम तोड़ते, दतमन के लिए अगर हम किसी वृक्ष से कोई टहनी तोड़ते, तो पहले उनकी स्तुति करते थे, उनसे मांगते थे कि हम आपसे ये मांग रहे हैं, दीजिए। इतना सम्मान था। आज ये सम्मान खत्म हो गया है। आज हम अपने ड्राइंग रूम तक सिमट के रह गए हैं। और आता है, आज ये खबर आती है कि घर के अंदर कौन पौधे लगा सकते हैं, बाहर कौन लगा सकते हैं, और ये भाई पृथ्वी पर कौन पौधे लगा सकते हैं आप, जो सबके कल्याण के बोनसाई बना दिया है और गमले में उसको जगह दे दी है, जगह दे दी। और हम बड़ा प्रसन्न है कि हमारे घर में बड़ी हरियाली है, मेरे बालकनी बड़े हरे भरे हैं। लेकिन उनके घर के आसपास क्या स्थिति है, उस पर वो विचार नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमें फिर से लौटना पड़ेगा उस संस्कृति की ओर, जिस संस्कृति का जुड़ाव, जिस संस्कृति की जड़ें हमारे प्रकृति के आसपास रचती रही है, बसती रही है, हमें कहीं ना कहीं फिर से वहीं लौटना होगा। हम जानते हैं
कि किस तरह से सर आप वैज्ञानिक हैं, और अगर ये बात कही जाए भाई कि वैज्ञानिक आधार पर कि किस तरह से क्या हम फिर से लौट सकते हैं जो हमारे भारतीय, जैसे मगनदेव जी ने कहा कि जो संस्कृति हमारी रही, हम संस्कृति से जुड़े रहे, संस्कृति हमारी प्रकृति से जुड़ने का संकल्प देती रही है, तो क्या एक रास्ता दिखता है, क्या उजियारे की कोई किरण इस तरफ दिखती है भाई कि ये जो जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और लगातार बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हम प्रकृति के करीब जाकर जो हमारा जो धर्म जिस तरह से कहता रहा, हमारी संस्कृति जिस तरह से भारत की जो संस्कृति रही है, क्या एक रास्ता दिखता है इस तरफ से? निश्चित रूप से रास्ता है और उसे समझने की आवश्यकता है जी। जैसे अभी धरती माँ की हम चर्चा कर रहे थे, तो हमारे जो ये धरती माँ के पास कई अनलिमिटेड है, हालांकि हम लोग अनलिमिटेड तो नहीं मानते हैं, लेकिन लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो जिनका हमारे लिए उपयोग हम करते हैं। तो अगर उस अपने उपयोग के पैटर्न में कि उसका ख्याल करें और उसका जो बेहतर से बेहतर उपयोग करें, तो हम एक रास्ता ढूंढ सकते हैं, और जिसे हम सहन योग्य विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। क्योंकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो इस सब का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमें सहन योग्य विकास की ओर जाना होगा। और आपने बहुत, आज का ये कार्यक्रम आपका बहुत महत्वपूर्ण दिन रखा गया है। ये हम कल पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो इसकी पृथ्वी दिवस की पूर्व संध्या पे आज हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो और हर साल ये 1970 से ये सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे अब तो आज 55 साल हो गए हैं। हर एक साल एक थीम ये चुना जाता है जिस पे कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। तो इस वर्ष के लिए जो थीम है वो आवर पावर आवर अर्थ। तो आपका जो प्रश्न है उसका जवाब यही है कि अगर जो सबसे बड़ी समस्या जो है, देखिए, जो हम ग्रीन हाउस गैस की कहते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की कहते हैं, ये ऊर्जा क्षेत्र से आती है ना। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जो है वो एनर्जी सेक्टर से होता है। तो अगर हम जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयले से निकलने वाली एनर्जी, और उससे अगर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पे शिफ्ट करें, जो इस वर्ष का थीम भी है ना, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो इस तरह के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर अगर हम शिफ्ट करें, तो और अपने जो कहिए कि कर्म है, अपना जो कृत्य है ना, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली करें। कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें इस ध्यान रखें कि इसका पर्यावरण के ऊपर दुष्परिणाम नहीं पड़े। हम लोग ये चर्चा बिहार में बैठ के कर रहे हैं। हाँ, और हमारे एक महत्वपूर्ण त्योहार में ये भी याद दिला देना चाहूँ कि छठ यहाँ होता है। बिल्कुल। और सूर्य की उपासना है, नदियों की उपासना है उसमें, और प्रकृति के इर्द गिर्द ही पूरा बुना हुआ त्योहार ये होता है। तो कहीं ना कहीं आपने जो बात की कि भाई एनर्जी की बात, सोलर एनर्जी की बात की, तो पहले से ही कहीं ना कहीं तय कर रखा गया था। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इस बात को कहीं ना कहीं समझते रहे थे। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो अगर हम जिसको कहते हैं लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, है ना, कि जो एक पर्यावरणीय अनुकूल जीवन शैली, अगर हम उसको अपनाएं तो निश्चित रूप से इस आने वाली जो खतरे हैं उसको हम टाल सकते हैं। और हमारा लक्ष्य भी है, भारतवर्ष ने लक्ष्य और हमारा राज्य ने भी निर्धारित किया है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल होंगे। तो अगर सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि इस ये जो संकट है जलवायु परिवर्तन का, इससे हम आसानी से जूझ सकते हैं। लेकिन सबको प्रयास करना होगा, मिलजुल के प्रयास करना होगा। चलिए, तो मिलजुल कर प्रयास करना होगा जलवायु संकट से निजात दिलाने के लिए, और तभी हमें निजात मिल पाएगा कि सामूहिक प्रयास की ज़रूरत है। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, सरकार क्या प्रयास कर रही है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अभी हम जानेंगे रोहित जी से कि रोहित जी, जैसा कि लगातार ये बात हुई कि भाई प्रकृति की बात लगातार हो रही थी कि भाई प्रकृति की तरफ अगर हम लौटते हैं तो एक बदलाव संभव है। आपको क्या लगता है कि प्रकृति से जुड़ाव की जो भावना है वो उसको आज के समय में, आज का जो दौर है, मशीनी दौर हम इसको कहते हैं, तो इसमें कैसे उसे जोड़ा जा सकता है, कैसे आज के समय में इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? सबसे पहले तो हमें अपने पुरानी परंपराओं की ओर लौट जाना होगा जी। और इसको फॉलो करने के लिए हमें एकदम निचले स्तर से, मतलब गांव से, उसका स्कूल लेवल से बच्चों को सिखाना होगा कि हमें धरती को माता मानना है और नदियों की पूजा करनी है। जब तक हम धरती को माँ नहीं मानेंगे और नदियाँ का पूजा नहीं करेंगे, तब तक हमारा लगाव नहीं होगा, फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे। आखिर हम कितना भी कुछ कर ले
और जब तक हमारा किसी चीज़ से लगाव नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला चीज़ हमें प्राकृतिक से प्रेम करना होगा। उसके लिए हमें बच्चों को समझाना होगा कि ये पेड़ की पुराने सभ्यता में हमारे पूर्वज पूजा करते थे। उसके बाद जल स्रोत का पूजा होता था, हमारे यहाँ कुआं का भी पूजा किया जाता था। गांव में अब भी ये परंपरा है, कुआं शादी के मौके पर कुओं की पूजा की जाती है। कई मौकों पर आंवले का पेड़ या महुआ के पेड़ की पूजा की जाती है। जी जी, मतलब अभी के समय का मैं बात बता रहा हूँ, मुझे लगता है 10% पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 10% ही कुआं बचा होगा। हमारी सरकार का बहुत प्रयास है इसको फिर से ठीक करने की, ताकि जो भी हम गंवा चुके हैं उससे फिर से हासिल कर लें। तो सरकार की तो बहुत वो है उसमें। चलो, तो कहीं ना कहीं रोहित जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हमें प्रेम करना सीखना होगा, प्रकृति से प्रेम करना होगा, प्यार करना होगा। अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं तभी प्रकृति आपके नज़दीक आएगी, आप प्रकृति के नज़दीक आएंगे और जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की, इसे निजात पाया जा सकेगा। ऐसी समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा। मगनदेव जी से जानते हैं। मगनदेव जी ये कहते हैं कि भाई अभी की जो जीवन शैली है हमारी, वो उपभोक्तावादी जीवन शैली है। तो उपभोक्तावादी जीवन शैली में क्या लगता है आपको कि जो जलवायु संकट है उसको बढ़ावा देने में ये जो शैली है आज की, जिसको उपभोक्तावादी शैली कहते हैं, वो कितना इसका असर रहा है कि इस शैली से ये चीज़ें बढ़ रही हैं, और इसको संतुलित करने के लिए क्या हम किस तरह से इसे संतुलित किया जा सकता है एक पत्रकार की नज़र से? देखिए, मेरी समझ से हम तमाम लोग इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से सिर्फ लेना जानते हैं। इस पृथ्वी को और प्रकृति को हम कुछ देना नहीं चाहते हैं। जरा लोग आत्ममंथन महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भाई हम लेना ही सिर्फ चाहते हैं, लेना ही चाहते हैं। वन साइडेड गेम है कि हम पृथ्वी हमको अन्न दे दे, हम अन्न खा लेंगे, ये हवा दे दे, सूरज और चांद वो हमको रोशनी दे दे, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? हमारी पुरानी परंपरा थी कि हम आंगन में तुलसी का पौधा लगाते थे। क्यों लगाते थे? गांव के चौराहे पे चाहे बाहर एक पीपल का वृक्ष जरूर होता था। इसके महत्ता को लोग जानते थे कि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। आंगन में तुलसी ये भी 24 आवर्स, जबकि उस वक्त लोग काफी पढ़े लिखे भी नहीं थे, ऑक्सीजन देता है। नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऋषि मुनियों ने ये ज्ञान दिया था। उनको पूरे ज्योतिष का ज्ञान था, पेड़ पौधों का ज्ञान था। पढ़ने लिखने की बात नहीं थी। आप सोचिए ना, लक्ष्मण जी जब शक्तिबान से बेहोश हो गए थे, रामायण में उल्लेख है, तो संजीवनी बूटी का ज्ञान था ना कि उससे वो उनकी मूर्छा टूट जाएगी। वाकई आज हम लोग क्या करते हैं? आज भी जो है सो पीपल के वृक्ष में पानी देना, तुलसी में रोज महिलाएं आंगन में पानी देती हैं, शाम को दीप जलाती हैं। ये संस्कार जो हमारे भारत की पुरानी संस्कार है, इस संस्कार को अभ्यास में लाना होगा। हम भी जाने कि हमको प्रकृति को कुछ देना है। जी, चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही कि हम भी जाने, सिर्फ हम प्रकृति से लेने की अवधारणा में न रहें, सिर्फ उस अवधारणा को हम बदलें कि भाई प्रकृति से हमें सिर्फ लेना नहीं है, प्रकृति को देना भी है। हमें धरती को अगर हम माँ कहते हैं तो हमें माँ का कुछ उपकार जो है उसे चुकाना भी है, और तभी प्रकृति जो है वो हमारे ऊपर भी नज़र रखेगी और क्लाइमेट चेंज जैसी जो समस्याएँ आ रही हैं वो समस्याएँ कहीं न कहीं दूर होगी। सरकार भी लगातार प्रयत्नशील है। सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है इसे भी हम जानेंगे। नवीन जी, सरकार भी लगातार प्रयासरत है, इससे आप जुड़े हुए हैं सरकार के साथ। तो जलवायु परिवर्तन को लेकर सरकार जो है वो कितनी सजग है और इसका क्या असर दिख रहा है? देखिए, जैसे अभी मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा था, है ना जी, तो भारत सरकार ने ये संकल्प लिया है कि हम 2030 तक अपने पावर की ज़रूरतों को 50% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे, है ना। और हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो 500 गीगावाट्स तक हम सोलर एनर्जी या दूसरे जो पूरा बुके है उसका डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी इसको मिला करके करेंगे। और 2070 तक हम पूरे देश को कार्बन न्यूट्रल, मतलब ये कहते हैं कि जितना हम कार्बन एमिट करेंगे तो उसको सिक्वेस्टर भी कर पाएंगे, तो ये एक बैलेंस रखेगा। तो ये लक्ष्य जो है वो भारत सरकार ने
निर्धारित किया है। और मुझे बहुत कहिए सेटिस्फैक्शन है कि हमारा भी राज्य सरकार या अन्य भी राज्य सरकारें भी इसमें काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह से सोलर एनर्जी का जो एक्सेप्टेंस हुआ है, लोगों अधिक से अधिक लोग अब उसको प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, अब ग्रिड सिस्टम भी हुआ है कि आप घरों में भी ये लगा करके आप खुद की बिजली बनाएं और अगर आपका वो एक्स्ट्रा है तो आप उसको ग्रिड में डाल भी सकते हैं और उसका जो भी बिजनेस मॉडल है वो काम करता है। और बिहार सरकार का बहुत अच्छा कार्यक्रम है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम, जिसमें कि जो हमारे अभी चर्चा कर रहे थे तालाब की, कुओं की जो लॉस्ट वाटर बॉडीज़ हैं उनको रिजुवेनेट करने का, तो उसके भी बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स सामने आए हैं। और कई सारी वाटर बहुत ये बड़ी परियोजना है और इसका जो असर है वो पूरे राज्य में दिख रहा है और जिसे काफ़ी पूरे राष्ट्र में बल्कि पूरे विश्व में भी सराहा गया है। तो इस तरह की योजनाएं सरकारें चला रही हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सरकारें और जो संस्थाएं हैं वो तो कार्य करती ही हैं, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है पर्यावरण से रिलेटेड कि उसमें हर एक नागरिक को अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी ये कार्यक्रम जो है वो सफल हो पाएंगे, है ना। अब उसमें वेस्ट मैनेजमेंट है, हम प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक के अपशिष्टों की बात करते हैं, प्लास्टिक थैलों का ये बात करते हैं। तो इसमें इस तरह की ये जो चीज़ें हैं, इसमें या जल या वायु प्रदूषण की बात करते हैं, तो इन सारी चीज़ों में प्रत्येक नागरिक को अपना सहयोग देना ही होगा, तभी ये जो लक्ष्य है। हम ये चाहते तो हैं कि पर्यावरण साफ सुथरा रहे, लेकिन हम घर से जब भी जाते हैं सब्जी लेने की, आमतौर पे ये अगर साधारण सा उदाहरण देखा जाए तो सब्जी लेने के लिए तो पॉलीथीन की मांग करते हैं, सबके पता है कि भाई इसके दुष्प्रभाव हैं, हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन थैला लेके नहीं निकलते। तो यही बात है कि हम चाहते जरूर हैं, एस्पायर जरूर करते हैं, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं करना चाहते, खुद पे लागू नहीं करते हैं। तो बहुत ही अच्छा होगा। और अभी इस आने वाले कल पृथ्वी दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी नागरिकों से, सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहूँगा कि वो एक पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप घर में ऊर्जा का बचत करें, कोई भी बिजली स्विच को हमेशा ऑफ करें, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल ना करें, जल की एक एक बूंद बचाएं, प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल नहीं करें। बहुत छोटी सी चीज़ है, आपको अच्छा लगेगा। रिसाइकलिंग भी है। हाँ बिल्कुल, हम कहते ही हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, है ना। आप अपनी वेस्ट ज़रूरतों को कम करें, रिड्यूस करें, है ना, जहाँ तक चीज़ों को रीयूज़ करें, है ना, और जो भी थोड़ा बहुत बच जाए जहाँ तक संभव हो उसे रिसाइकिल करें, या अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो रिसाइकिल चेन है, जो वेस्ट मैनेजर्स हैं, जो एक वेस्ट रिसाइकलिंग चेन है, उसमें उसको समर्पित करके रिसाइकलिंग इंश्योर करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और मैं ज़रूर चाहूँगा कि सब लोग अगर अपना योगदान दें तो ये सब समस्या को हम चलिए, तो सब लोग अगर योगदान दें तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। और छोटी छोटी बातें, जैसा कि नमी जी ने बताया कि छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम प्लास्टिक को यूज़ कर रहे हैं तो उसे रिसाइकल करना भी हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे हम उसे रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे उसका दोबारा उसे प्रयोग में ला सकते हैं, उसे हम नदियों के किनारे न फेंके, नदियों में न फेंके, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और सरकार ने जो मानक तय किए हैं उन मानकों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, जैसा कि अभी चर्चा हो रही थी कि लगातार की सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार लगातार पहल कर रही है, एक महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की रही है, एक पेड़ माँ के नाम। तो लगातार इसमें था कि भाई माँ के नाम पे एक पेड़ लगाइए, तो क्या कहेंगे किस तरह से इसका प्रभाव दिखा समाज के ऊपर? और इसके साथ साथ जल जीवन हरियाली का सर ने अभी जिक्र किया, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना रही है ये बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली। तो जल जीवन हरियाली का असर क्योंकि खासतौर पर आप ग्रामीण इलाकों में काम करते रहे हैं, तो ग्रामीण इलाकों में किस तरह से दिखा है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक पेड़ माँ के नाम। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश में एक पेड़ माँ के नाम योजना शुरू किया गया। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार भी जानती है कि जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे प्रकृति से तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मोदी जी ने हमें एक पेड़ माँ के नाम, हम सभी आम नागरिकों से अपील किया है कि आप सभी लोग अपने माँ के नाम से एक एक पेड़ लगाएं।
और बड़े लेवल पे पूरे देश में बहुत बड़े लेवल पे इसका रिजल्ट देखा जा सकता है। मुझे लगता है, मैं वैशाली जिला से आता हूँ, इतना बड़े पैमाने पर अनगिनत पेड़ लगे हैं, लोग खुद से आगे बढ़कर, मोदी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम, मैं तो लोगों को देखा हूँ जो 10-10 पेड़ लगा रहे माँ के नाम पे। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को टच करता है। दूसरा चीज़ आपका जल जीवन हरियाली, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी योजना जल जीवन हरियाली है। विजन एकदम क्लियर है, जो हमने खोया है उसको हमें फिर से लौटाना है। जितने जल स्रोत सूख गए हैं, जल जीवन हरियाली के तहत उसको ठीक किया जा रहा है, कुओं का जोड़ना द्वार किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल वाटर कैसे हमारा ऊपर है उसके लिए जल जीवन हरियाली को भी उसमें किया जा रहा है। तो जो ग्रामीण स्तर पर अभी सरकार का विभिन्न योजना है, जैसे जल संचयन करने के लिए छोटा छोटा तालाब बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लोगों को उत्साहित कर रही है कि आप आगे बढ़िए, काम कीजिए। चलिए, तो सरकार की जो योजना है इनका असर गाँव में भी दिख रहा है। रोहित जी का ये कहना है कि गाँव के लोग भी उन योजनाओं का अनुसरण कर रहे हैं और उसका व्यापक असर भी कहीं न कहीं ग्रामीण इलाकों में भी दिख रहा है और इससे कहीं एक बदलाव की किरण जो है वो दिख रही है, बदलाव की शुरुआत कहीं न कहीं हो चुकी है। मगन देव जी, जैसा कि अभी बात हो रही थी लगातार सरकारी योजनाओं की, एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जो गंगा को बचाने को लेकर है, जो कि क्लाइमेट चेंज की हम लगातार बात कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो नदियों की बात करना लाजमी हो जाता है कि भाई नदियां कभी सूख रही हैं। और जब हम बिहार में हैं तो बिहार में लगातार बाढ़ की त्रासदी हम झेलते रहते हैं, कहीं सुखाड़ की त्रासदी झेलते रहते हैं। तो नमामि गंगे एक योजना है, महत्वपूर्ण योजना केंद्र सरकार की। किस तरह से देखते हैं इस योजना को, क्या फ़र्क आ रहा है इस योजना से और क्या बदलाव आएगा इस योजना से आने वाले समय में? ये बड़ी अच्छी योजना है और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है जो गंगा से उन्होंने इस बात की शुरुआत की है और इसको तमाम नदियों से लोग जोड़ना चाहते हैं इस भावना को। और ख़ास करके हमारे बिहार में देखिएगा कि गंगा को तो गंगा मैया कह के लोग पूजा पाठ करते ही हैं, स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। कमला भी में भी स्नान करते हैं लोग, कोसी में भी स्नान करते हैं लोग, बागमती में भी करते हैं और उसको भी उसी तरह से श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं जैसे गंगा की करते हैं। मैं जाऊंगा, अभी तालाब और कुएं की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। रोहित जी ने चर्चा की कि गांव में, मैं भी गांव से ही जुड़ा हुआ हूं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्यों आप जानते हैं कि कुएं का पानी पीने लायक होता है क्यों? वो ख़राब क्यों नहीं होता है? स्टोर्ड रहता है। लोग कहते हैं बहता हुआ पानी पीने योग्य होता है और जिस पानी में ठहराव होता है वो पीने योग्य नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ कुएं का पानी पीने योग्य होता था, मीठा होता था, क्यों? यहाँ भी प्रकृति की देन है। क्या जामुन के पेड़ का एक पहिया बनाया जाता था और जो गोलाई कुएं की होती है उस गोलाई में बना के नीचे रख के उस पर ईंट जोड़ा जाता था। ये जामुन का पेड़ क्यों? जामुन के पेड़ को पानी को प्यूरिफाई करने की ताकत होती है, जिसमें ये लकड़ी रहती है उसमें कभी कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया फॉर्मेट नहीं करता है। तालाब में भी बीच में एक जाठ होता है जो जामुन की लकड़ी का बना के दिया जाता है। 2-3 तरह के तालाब गांव में होते हैं। एक तालाब होता है ऐसा जिसका पानी पीने योग्य है और एक तालाब ऐसा होता है जिसमें आप जानवरों को आप नहाइए धुलाइए। तो चलिए कहीं ना कहीं पर्पस के लिए होता है। हम लोगों ने क्या किया, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ कि आज के देश में जैसे मैंने कहा कि हम लेना जानते हैं, देना कुछ नहीं जानते, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, तो हमारा समय खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बात ये हुई कि भाई हमें प्रकृति की ओर लौटने की जरूरत है। 5 सेकंड में खत्म कर दूंगा चर्चा करके मैं कि जितना हम लोग आजकल परीक्षा पत्र और अणुबम और एटम बम सब छोड़ रहे हैं, उसका भी अंधाधुन इस तरह का आविष्कार नहीं होना चाहिए। ये मानव को मारने का है, मानव को जिंदा रखने का ये विज्ञान नहीं है। चलिए, तो हमें कहीं ना कहीं जो दृष्टि है उसे बदलने की ज़रूरत है, नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। आप तीनों यहाँ आए, चर्चा में आपने बहुत वक्त दिया, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगले अंक में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।